ईरान ने जो है वो अपनाए हॉर्मुज़ को जो है वो बंद कर दिया। इस बंदिश के नतीजे में जो आलमी सतह पर मईशत पे नुकसान आया है और तेल की कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ है, तो इस पर मैं समझता हूँ कि अमेरिका को तो एक बहुत बड़ा धचका लगा है। तो इस हवाले से अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं इससे निपटने के लिए? फिलहाल तो अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, जंग जो अमेरिका ने शुरू की थी, ईरान में रिजीम चेंज, ईरान के टुकड़े करना, ईरान के अंदर जो है वो तेल और गैस के ज़खायर पे वो कब्ज़ा करना, वो जंग के सारे मकासद सिमट कर कहाँ पर आ गए हैं? वो इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर आ गए हैं कि अब अमेरिका भीख मांग रहा है, कह रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ खुलवा दो। यूरोप को कह रहा है खुलवा दो, ये अरब ममालिक को कह रहा है खुलवा दो, सबको कह रहा है भाई खुलवा दो। उसका जो सबसे जो इस वक्त जो मेन फोकस है आबनाए हुर्मुज़ है। क्यों? उसे पता है कि अब ये तेल की तरसील अगर मुतासिर होगी तो सारा प्रेशर मेरे ऊपर अमेरिका पे आएगा। पाकिस्तान को आपको लगता है कि वो इस्तेमाल कर रहा है इस चीज़ के लिए कि वो पाकिस्तान इस जंग की बंदिश का एक कलीदी किरदार अदा कर सके? क्योंकि अभी रिसेंटली पता चला है कि पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका की जानिब से जो 15 नुकाती अमन मुआहदा था, जो मनसूबा था, वो ईरान पहुँचाया गया पाकिस्तान की जानिब से। देखिए, ये सब हवाई बातें हैं, सोशल मीडिया की बातें हैं। कोई ऐसा मुआहदा नहीं आया, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, ना डायरेक्ट कोई मुज़ाकरात हुए अब तक, ना इनडायरेक्ट हुए। ये खबरें हैं और ख़बरों की हद तक है, सोशल मीडिया की खबरें हैं, इसमें कहीं सदाकत नहीं है। ईरान के आला ज़राए ने अब तक, जब तक हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कोई टॉक्स नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है टॉक्स का, ना इनडायरेक्ट ना डायरेक्ट। तो ये 15 नुकाती और ये फलाना नुकाती, तो ये कुछ तुक ही नहीं बनता, ये झूठ है। अमेरिका की जानिब से जो ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हैं, जो सैंक्शंस हैं, उसके नतीजे में जो पाकिस्तान के और ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन का जो मामला है, जो मनसूबा है, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है आगे? देखिए, बिलाखिर जंग जब बंद होगी इंशाल्लाह कि वो, और मुझे यकीन है कि और होगी, उम्मीद है मेरी, अल्लाह ताला से भी दुआ है कि ये ईरान के इन मुतालबात के साथ ही बंद होगी कि पाबंदियाँ हटेंगी, और पाबंदियाँ जब हटेंगी तो पाकिस्तान के लिए भी रास्ता खुलेगा, पाकिस्तान गैस भी लेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है शाहज़ेब हसन और आप देख रहे हैं द क्रिसेंट पर्सपेक्टिव। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। जंग के हालात हैं और पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका के मामलात हैं, जिसको हम सब अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे डिस्कस करते हैं और पोस्ट वगैरह देखते हैं, जिससे हमारे मुख्तलिफ नज़रियात बनते हैं। लोग उसके बारे में अलग अलग तरह की राय कायम कर लेते हैं और मैं बेहतर ये समझता हूँ कि इन मामलात में हमें उन लोगों की तरफ रुजू करना चाहिए जो इन मामलात पे एक्सपर्ट हैं और इन चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते हैं। तो आज हम जो प्रोग्राम करने वाले हैं, उनमें जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, वो बज़ाहिर तो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, लेकिन वो ऐसी शख्सियत हैं कि जो ना सिर्फ़ बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को पढ़ाते हैं, बल्कि आलमी सियासत में की शतरंज में जो है वो महारत भी रखते हैं। और वो शख्सियत है हमारे पास पाकिस्तान फ़लस्तीन फ़ाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल जनाब साबिर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? तो जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मामलात बड़े कशीदगी के शिकार हैं कि मामलात बिगड़े हुए हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, ईरान अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, ख़ुसूसन जो अमेरिका और इज़राइल और ईरान की जो जंग चल रही है। इसमें एक अहम पहलू जो सामने आता है जिसको ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं, वो ये कि हमारी जो दुनिया है इस वक्त, जैसा कि हम देखते हैं कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में हम देखते हैं कि बायपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है, ठीक है? और इसमें जो है वो एक दूसरा जो पोल है नज़र आ रहा है हमें रशिया रशिया की साइड से, चाइना की साइड से। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि फ्यूचर जो है वो हमारा किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान में इसका क्या किरदार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादेब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त एक दुनिया में कॉन्सेप्ट है हमारे पास, यूनिपोलर का कॉन्सेप्ट था, फिर बाइपोलर का आ गया, अब ये बाइपोलर भी ख़त्म हो चुका है। अभी मल्टीपोलर का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। ये काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया में ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हो रहा है, लेकिन इससे भी अब आगे चली गई है बात। रीजनल पोलर चली गई है दुनिया, यानी छोटे छोटे रीजन मिलकर एक पोल बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने खुद ही उसका वो जिक्र भी कर दिया। बेशक रूस और चीन आइडियोलॉजिकल एक हैं, उनके साथ नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। इसी तरह ईरान है, तुर्की है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, ये एक पोल हो सकता है। मलेशिया इसमें शामिल हो सकता है। इस वक्त दुनिया इस सिमत में जा रही है, यानी जिसको कहना चाहिए ख़ास तौर पे, ये जो आपने जंग का भी हवाला दिया कि अमेरिका इसराइल ने जो जंग मुसल्लत की है वो ईरान के ऊपर, इस जंग के बाद भी सिचुएशन अब यहाँ पर है। आज 28-29 दिन हो चुके हैं जंग को जब हम बात कर रहे हैं, तो ईरान ने तो अमेरिका की सारी बदमाशी तोड़ दी है, उसका भरम तोड़ दिया है, उसकी टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया। उसके F-35 गिर रहे हैं ईरान में, F-18 गिर रहे हैं, F-15 गिर रहे हैं, KC-135 जो रिफ्यूलर है वो गिर रहा है।
तो इसका मतलब क्या है कि ये नहीं है कि मसलन आपको कोई आके कहे कि भाई सिर्फ एक ही त्यारा गिरा है। नहीं, एक त्यारा गिरने का मतलब है टेक्नोलॉजी गिरा दी है। आपने उस जनरेशन को फेल कर दिया जिस जनरेशन पे अमेरिका बैठकर उस टेक्नोलॉजी पे अपना एक भरम रखता था कि भाई हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो स्टेलथ त्यारे हैं जो रडार पे नजर नहीं आते, जो यूं नहीं है फला, वो तो गिरा दिए ईरान ने। आपका बहरी बेड़ा ईरान ने भगा दिया पीछे, 11,000 किलोमीटर दूर भगा दिया। अब्राहम लिंकन, पहले तो आपके बहरी बेड़ों का नाम सुन के जो है ना हुकूमतें वो गिर जाती थी, इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि दुनिया एक नई पावर शिफ्टिंग की तरफ जा रही है। ये जो पावर शिफ्टिंग का गेम है, हमेशा याद रखिए, आप भी तारीख के स्टूडेंट हैं, तारीख हमें ये बता रही है कि जब भी पावर शिफ्ट हुई है, पावर शिफ्टिंग के मराही में टूट फूट हुई है, नई सफबंदियाँ हुई हैं, नए ममालिक पैदा हुए हैं, नई सरहदबंदियाँ हुई हैं। अब भी वही मसला है, पावर शिफ्ट हो रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। पहले पावर कहाँ थी? एक ज़माने में जर्मनी, फ्रांस, वो क्या नाम है, वो ऑस्ट्रो हंगरी, स्पेन, यूके, यूएसएसआर, अमेरिका। अब पावर कहाँ है? अब पावर अमेरिका से निकलकर ईस्ट में आ रही है। ईस्ट में कौन है? चाइना है। अब इस पावर को रोकने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है? खित्तों को तोड़ रहा है। ये जंग इसलिए है, ये ईरान को तोड़ना चाहते हैं, ये इसके बाद ये किसको तोड़ेंगे? अच्छा आप मुझे बताइए, ये जो मिडिल ईस्ट जिसको कहते हैं, ये वहाँ बैठकर जो वेस्ट एशिया है, ये छोटे छोटे मुल्क हैं, इनके छोटे छोटे मुल्कों को वो गिनते जाइए। मुत्तहदा अरब अमारात छोटा सा मुल्क है, कतर छोटा सा है, बहरीन, कोयत, जितने भी हैं ये छोटे छोटे हैं। इनमें बड़ा मुल्क कौन है? तुर्की है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है। बाकी तो कोई ये बड़े मुल्क नहीं है ना। अब ये चाहते हैं किसको तोड़े? छोटे तो नहीं टूट सकते, कतर के कितने टुकड़े करेंगे? शायद 2 भी नहीं कर सकते। मुत्तहदा अरब अमारात के कितने टुकड़े कर सकते हैं? 1 भी नहीं कर सकते। वो ऑलरेडी उनके साथ है। टुकड़े होंगे तो शाम के होंगे, बड़ा मुल्क है। टुकड़े होंगे तो इराक के होंगे, वो बड़ा मुल्क है। सऊदी अरब के होंगे, उसकी टेरिटरी बड़ी है। ईरान होगी, वो टेरिटरी बड़ी है। इराक होगी, बड़ी है। अब ये इनको तोड़ने के लिए ये सारा इन्होंने जाल बिछाया है ताकि पावर शिफ्ट ना हो। तो लिहाजा ये जो अब इनकी कॉन्सेप्ट था कि बाईपोलर यूनिपोलर, ये ख़त्म हो गया। मल्टीपोलर भी ख़त्म हो गया। अभी दुनिया आगे बढ़ गई है, रीजन्स हैं छोटे छोटे, वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं कि ईरान की जो जंग है, जो ईरान पर मुसल्लत की गई है, उसमें ईरान अभी तनहा है। उसके साथ कोई अमली तौर पे मदद उसकी नहीं कर रहा, ख़ास तौर पे ये मुसलमान ममालिक। तो ऐसे हालात में अब मैं ये समझता हूँ कि जो ये जो रीजनल जो पोल्स हैं, इन्हें आगे आना चाहिए। और ये सही वक्त है कि ये छोटे छोटे रीजन मिलकर अपने पोल बनाएं और अपनी खुद मुख्तारी के साथ इस खत्ते में पेशरफ्त करें, तरक्की करें और अपने अवाम के लिए खुशहाली पैदा करें और मुस्लिम उम्मा के मसाइल को हल करें। सबसे अहम चीज़ है। इसमें देखें, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा बयान किया। इसमें ये भी देखें कि जिस तरीके से जब बायपोलर वर्ल्ड ख़त्म हुई और यूनिपोलर की तरफ आ गई, तो उसमें हमने देखा कि इंटरनेशनल लॉज भी बने, ठीक है, जिसमें जो है वो क्या होता है कि आलमी इदारे बनते हैं, जैसे बैनुल अक़वामी ताल उसमें क्या नाम है, यूएनओ बनता है। और उसके मकसद भी ये होता है कि ताकि आगे कोई जंग मुसल्लत ना हो। अभी हम जैसे देख रहे हैं कि आजकल जो जंगें हो रही हैं, तो हम देख रहे हैं कि इनको रोकने में ये बेबस नज़र आ रहे हैं हमें आज तक। तो क्या आप ये समझते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंटरनेशनल लॉ के ख़ात्मे की तरफ जा रहे हैं? ये तारीख है, ये हमेशा से यही रहा। देखें, अगर आप कांग्रेस ऑफ वियना का मुताला करें, कांग्रेस ऑफ वियना क्यों हुई थी? वो कुछ मुल्कों की ताकत को रोकने के लिए हुई थी, कुछ मुल्कों को ताकतवर करने के लिए हुई थी। फिर उसका रिज़ल्ट निकला कि आगे बढ़े जब हम, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक आ गए। ये 1815 से 1914 तक 100 साल का टाइम है। दुनिया में उस 100 साल में भी अमन कायम नहीं रहा। फिर पहली जंग अजीम छिड़ गई। पहली जंग अजीम का रिज़ल्ट क्या निकला कि लीग ऑफ नेशन बन गई। लीग ऑफ नेशन क्यों बनी? कि उसने कहा भाई जंगें रोकनी हैं, सरहद बंदियाँ होनी चाहिए, हर कोई एक दूसरे की सोवरेनिटी का एहतराम करे, फला। ठीक है भाई, कर ले। क्या रिज़ल्ट निकला? फिर एक नई जंग शुरू हो गई। खित्ते को तकसीम कर दिया, सल्तनत उस्मानिया को तोड़ दिया। छोटे छोटे ये मिडिल ईस्ट उसी वक्त बनाया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें उस वक्त की तकसीम की गई। तकसीम करके उन्होंने क्या किया, जो जंगें पिछले 400 साल में यूरोप में लड़ी जा रही थी, जो कत्लेआम वहाँ पर हो रहा था, उन्होंने उसको बंद कर दिया। उस कत्लेआम को डाइवर्ट कर दिया यहाँ पर हमारे तरफ, वो एशिया की तरफ। क्यों किया एशिया की तरफ? एशिया जो है वो रिच है, ह्यूमन रिसोर्स से जो है ना माला माल है, वसाइल से माला माल है, मादनी ज़खायर से माला माल है। क्या चीज़ है जो अल्लाह ताला ने एशिया में नहीं रखी? अब इन्होंने यहाँ का रुख किया। जब यहाँ का रुख किया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगी, इसराइल बना दिया, कॉलोनियाँ टूटने लगी, छोटे छोटे मुल्क आज़ाद होने लगे। वो फिर उन्होंने ब्लॉक सिस्टम खड़ा कर दिया, जो आपने जिस तरफ इशारा किया। तो अब सूरत हाल ये है कि जो यूनाइटेड नेशन है,
वो भी उसी ज़माने की पैदावार है 1945 की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो उसने क्या काम किया, वो तो हमेशा इन बड़ी ताकतों का हथियार बनी, जो बनाने वाले थे। ये जो सलामती कौंसिल में बैठे हुए 6 लोग, जो 5 ये जो क्या कहते हैं इनको, परमानेंट जो ये मेंबर्स हैं, किसने बनाई थी ये तो इन्होंने बनाई थी ना, इन सब ने मिल के बनाई थी। तो इन्हीं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है वो। क्यों वीटो का इनके पास इख्तियार है? इसीलिए है ना, क्योंकि इन्होंने बनाई थी। इसकी तारीख हमें पढ़नी चाहिए ना। यूनाइटेड नेशन बनाने वाले कौन थे? ये 5 ही ममालिक थे जो जिनके पास वीटो है। अब जब इनके पास वीटो है तो फिर इंसाफ कैसे होगा? अगर कोई चीज़ आप इंसाफ की बुनियाद पे करारदाद लेके आएंगे तो एक तो उसको वीटो कर देगा, एक भी वीटो कर देगा, बात खत्म हो गई। 4 ने वोट दिया, 5वें ने वीटो कर दिया, बात खत्म। आज तक मुझे बताएं सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सी ऐसी रेजोल्यूशन है जो इन सब की हमांगी से पास हुई हो? हत्ता कि अमेरिका ने तो यहाँ तक कि वीटो हुई करारदादों के ऊपर भी उसने इम्प्लीमेंट कर दिया। वीटो का भी एहतराम नहीं किया उसने, तो कई मरतबा ऐसा हुआ। तो अभी भी सूरत हाल यही है कि यूनाइटेड नेशन यरगमाल है, मजबूर है। उनकी फंडिंग कौन करते हैं? यही 5 बड़े मुल्क करते हैं। जब उनकी फंडिंग ये करते हैं, उनको पालते पोसते ही हैं, उनकी तनख्वाहें ये देते हैं, सब कुछ ये करते हैं, तो आपको लगता है कि वो इनके खिलाफ जाएंगे? आज तक आप बता दीजिए कि यूनाइटेड नेशन के कौन से सेक्रेटरी जनरल ने नेतन्याहू के ऊपर पाबंदी लगाई हो कि भाई इसको यूएन में ना आने दो? ये अखलाकी बात है ना। ये यूएन ये कर सकती थी भाई। ये 70,000 लोगों को 2 साल में मार चुका है, सिर्फ 2 साल में। बच्चों को, मासूम खवातीन को, नौजवानों को, बुजुर्गों को फ़लस्तीन के अंदर। इसको बैन कर दो इसको। इसके तो वारंट जो है ना उसने निकाले हैं, वो ICJ ने। इसी बुनियाद पे इसको नहीं आने दो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में खिताब करने। लेकिन उसने खिताब किया आकर और बदमाशी से उसने वो नक्शे दिखाए, सारा कुछ दिखाया कि हम यूं करेंगे, हम यूं करें, वो कर रहे। तो ये यूनाइटेड नेशन तो बुनियादी तौर पे एक, जिसको कहना चाहिए कि सिर्फ अपना एक जो यानी हम जैसे छोटे मुल्कों के ऊपर, जो छोटे ममालिक हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर इनका जोर चलता है। अदरवाइज़ ये बड़ी ताकत है तो यूनाइटेड नेशन को किसी खाते में नहीं लाती। अगर यूनाइटेड नेशन के कोई वजूद की कोई अहमियत होती तो आज ये जो कुछ हो रहा है, जो इंटरनेशनल लॉ बने थे, वो कहाँ पर इंटरनेशनल लॉ? माइट इज़ राइट की दुनिया है। अगर माइट इज़ राइट ही है तो फिर ठीक है। अगर वो ईरान भी माइट इज़ राइट है, वो भी जो कर रहा है वो ठीक है, फिर हम पाकिस्तान भी जो करेंगे ठीक है। तो ये जंगल का कानून है। ये अमेरिका यही चाहता है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया में अनारकी हो। इस वक्त इस अनारकी से फ़ायदा क्या होगा कि वो जो उसकी पावर शिफ्ट हो रही है वो रुकेगी। खुलासा आप अपनी गुफ्तगू का वही रखें कि पावर शिफ्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो फिर ये गेम आपको समझ आएगा सारा कि वो इस पावर शिफ्टिंग के प्रोसेस को रोकने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो सही गलत है वो करेंगे, और वो कर रहे हैं। और दिखावे के लिए सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा रखी हुई है कि शुगर कोट कर दिया है कि लोगों को लगे कि हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और लोगों को लगे कि ये मामलात बेहतर कर रहे हैं, वरना वो कुछ कर नहीं रह सकता। बिल्कुल ऐसे ही यूनाइटेड नेशन क्या करेगी? यूनाइटेड नेशन तो अब तक इनकी ये मुजम्मत तक नहीं की अमेरिका की। मजम्मत भी नहीं कर रही। ठीक है ना। ये अब मसला जैसे कि ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, इसमें पाकिस्तान का जो रोल हम देख रहे हैं वो न्यूट्रल नज़र आ रहा है बज़ाहिर। तो पाकिस्तान के लिए इसमें न्यूट्रल रहना भी बड़ा मुश्किल होता नज़र आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसमें हम ये देखते हैं कि एक है ख़ारजा पॉलिसी पाकिस्तान की, दूसरा मुआशी मफादात। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्या इनमें से किसी एक को मुंतखब करेगा आने वाले वक्त में? देखिए, ये तो कोई अगर ये समझ रहा है कहीं बैठकर दफ्तर खारजा में या कहीं पर भी कि वो न्यूट्रल रह लेगा, तो न्यूट्रल तो रहने का ज़माना गुजर गया। जंग अगर ईरान में है तो इसका मतलब कि पाकिस्तान भी मुतासर होगा, हिंदुस्तान भी मुतासर होगा, चीन भी मुतासर हो रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। साउथ कोरिया साउथ कोरिया में पिछले 30 साल में अब तक पेट्रोल के प्राइसेस ना इंक्रीज़ हुए ना डिक्रीज़ हुए। इन क्राइसिस के अंदर उसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। कहाँ है साउथ कोरिया? क्या उसकी सरहद ईरान के साथ है, फ़लस्तीन के साथ है, लबनान कहाँ पर है? भाई किसी दूर एक कुर्रा है उसका, दूर है, वहाँ बैठा हुआ एक मुल्क है, वो भी उससे मुतासर हो रहा है। तो हम कैसे मुतासर नहीं होंगे? तो न्यूट्रल तो रहना अगर कोई सोच रहा है तो ये तो अहमकाना सोच है। अलबत्ता पाकिस्तान जो किरदार अदा कर सकता है, देखें पाकिस्तान के इस वक्त जो हालिया हमें वो नज़र आ रहा है कि अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहे हैं कि ट्रंप बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब की भी, और भी मामलात हो रहे हैं। पाकिस्तान के चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन हैं इस वक्त। पाकिस्तान के वो रशिया के साथ भी कोई ख़राब रिलेशंस नहीं है। ईरान के साथ भी पाकिस्तान के रिलेशंस का लेवल ये है कि अभी जो उनके रहनुमा शहीद हुए डॉक्टर अली लारिजानी साहब, वो जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमें किसी भी मामले में बतौर ब्लैंक चेक इस्तेमाल कर सकता है। तो ये उन्होंने अपना ट्रस्ट, अपना लव, अपना पेशेंस, अपनी मोहब्बत उन्होंने पाकिस्तान के साथ शो की थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी कि एक स्टेट का
सुप्रीम कौंसल का सेक्रेटरी बैठ के पूरे स्टेट की रिप्रेजेंटेशन करते हुए कहता है कि भाई आप हमें जहाँ चाहें जैसे चाहें इस्तेमाल करें, हम आपके पीछे हैं। तो इसका मतलब कि पाकिस्तान को इस वक्त ये एज तो हासिल है कि पाकिस्तान एक एतमाद की फ़िज़ा के अंदर है, और ये पाकिस्तान समझता है ये बात। हुकूमत को, हमारी अफवाज को, जो इस वक्त जो फील्ड के लोग हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं या वो डिफेंस का इदारा है, वो सबको ये पता है कि इस वक्त जो हमारा सिस्टम है वो इस एतमाद के लेवल पर है कि हमें किसी खाते में लिया जा रहा है। तो इसमें हम अपना रोल ये प्ले कर सकते हैं कि हम इन जंगों को रुकवाने के लिए जो मुमकिन इकदाम है वो कर सकते हैं। यानी हम मेडिएशन कर सकते हैं, हम कोई तरीक़ाकार पैदा कर सकते हैं कि जिससे ये जंगें रुके। लेकिन ये मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देखिए अमेरिका एक नाकाबिल एतमाद है। हम अमेरिका कभी भी उसने पाकिस्तान के साथ कोई रिस्पेक्ट का रिलेशन नहीं रखा, हिस्ट्री है वो नहीं रखा है। अभी अगर तारीफ़ें भी कर रहा है तो ये फिलवक्ती है, वो अपने मकासद हासिल करना चाहता है, अपने मफादात लेना चाहता है, हमारी तारीफ़ करके वो ले रहा है। लेकिन अगर हमने कोई मेडिएशन की या हम कोई गारंटर बनने लग गए तो हमारी गारंटी का अगर अमेरिका ने वायलेट किया तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। ये पाकिस्तान भी सोच रहा है ये बात। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ इन सारे इवेंट बट्स के अलावा भी पाकिस्तान को जो पाकिस्तान का रोल बनता है वो प्ले करना चाहिए। और सबसे अहम रोल तो पाकिस्तान का यही बनता है जो खारजा पॉलिसी का आपने इशारा दिया उसमें, कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को जोड़ने वाला बन जाए। जो इस वक्त पाकिस्तान में एक जो बड़ा मसला पैदा हुआ है फ़िरकावारियत फैलाने का, तासुब फैलाने का, नफ़रतें फैलाने का। कोई आता है सोशल मीडिया पे कि भाई पाकिस्तान सऊदीया के साथ चला जाए और ईरान के ऊपर बमबारी करे। नहीं, देखिए सऊदी अरब हमारा भाई है, ईरान भी हमारा भाई है। अगर सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे हैं, ईरान उन अमरीकी अड्डों पे मार रहा है, तो वो उसको क्लैरिफाई करेगा। रडार पे वो रिकॉर्ड मौजूद हैं कि मिसाइल कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, कौन चला रहा है, ये सब पता चलता है। ऐसा नहीं कि छुप नहीं सकती ये बातें, इंटरनेशनल तहकीकात हो सकती हैं इसकी। कतर ने, आप देखिए कि कल ही कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान हैं माजिद अल अंसारी, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कह दिया, उन्होंने कहा ईरान ने कतर के ऊपर कोई जारियत नहीं की। उन्होंने कहा कि ईरान ने कतर में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया और हमारा जो है ईरान से कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने कहा हम ईरान के पड़ोसी हैं, ईरान हज़ारा साल से रह रहा है और हम उनके साथ आगे भी रहेंगे। ईरान कहीं नहीं जा रहा, हम उसके साथ हैं। यानी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अगर यही चीज़ सऊदी अरब की तरफ से आ जाए तो ये सारे जो फितने हैं, जो शरपसंद लोग हैं, ये भी ठंडे हो जाएंगे। क्योंकि अरब दुनिया, देखें, अगर अरब दुनिया की वायलेशन हो रही होती तो क्या सारे चुप करके बैठे होते? क्या अगर कुवैत को नुकसान हो रहा होता, दुबई के सोवरेनिटी वायलेट हो रही होती, ये किसी भी कोई भी अरब मुल्क की अगर सोवरेनिटी पे हमला हो रहा होता, चाहे ईरान करता, क्या ये खामोश बैठते? क्योंकि ये हमले टारगेटेड है, अमरीकियों के खिलाफ हैं, इसीलिए ये सारे चुप बैठे हैं। इन्होंने गलती की है कि अमेरिका को जगह दी है, अब उस गलती का खमियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। तो हमारी कोशिश यहाँ क्या होनी चाहिए? हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, पाकिस्तान की और पाकिस्तानी शहरियों की, हुकूमत की भी और आवाम की भी, कि लड़ाई के माहौल से बचें। सऊदी अरब कोई हमारा कोई गैर तो नहीं है, हमारा अपना है, हमारे मुकद्दस मकामात हैं वहाँ पर, ठीक है। मुमकिन है मेरे इख्तलाफात हों आले सऊद हुकूमत के साथ, कोई और चीज़ हो, ये हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस वक्त जो है कहें कि सऊदीया ईरान से लड़े, ईरान से नहीं। इस वक्त जो लड़ाई है वो उम्मत के दुश्मन है अमेरिका, इसराइल, उसके साथ लड़ाई है। ज़रूरत इस बात की है कि वो ईरान के पीछे सारे लोग मुत्तहिद हो जाए। जो उनकी मदद कर सकता है वो अमली मदद करे, जो नहीं कर सकता वो कम से कम खामोश बैठकर वो देखता रहे कि क्या हो रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की अफवाज को इस चीज़ का फ़हम होगा? बिल्कुल फ़हम होगा इनको, बिल्कुल तो फ़हम वहाँ होगा, जाकर क्योंकि ये तमाम मामलात क्यों करते हैं? देखिए पाकिस्तान एक रियासत है ना, ताल्लुकात तो रखने पड़ते हैं सबके साथ। ये तो नहीं हो सकता कि कोई अमेरिका के दौरे पे ना जाए, इसकी तो ममानियत नहीं है। पाकिस्तान की जो सफारती एक जो सिस्टम है, जो चीज़ है, इसमें आपकी पाकिस्तान को ये तो नहीं कह सकते कि यार ये आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, आप वहाँ ना जाएँ। डिप्लोमेसी इसी का नाम है। आप अपना काम करें, वो अपना काम कर रहा है, आप उसके हाथ ना चढ़ें। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कौन है? एक बात याद रखें, पाकिस्तान पिछले 50-60 सालों में जितना क्राइसिस में रहा, डिस्टेबलाइज रखने की कोशिश की गई, ईरान को 47 साल से डिस्टेबलाइज रखने की कोशिश की गई, इसका बेनिफिशरी कौन है? कौन है इसका बेनिफिशरी? आपकी नज़र में कौन हो सकता है? अमेरिका। अमेरिका तो एक टोटल है, खित्ते में कौन है? यही हमारे अरब भाई हैं जिन्होंने दुबई को डेवलप कर लिया है, जिन्होंने बहरीन को डेवलप कर लिया है, जिन्होंने सऊदी अरब में न्योम सिटी बनाने का प्रोग्राम लगा लिया है। ईरान पर पाबंदियां रहेंगी तो फ़ायदा किसको होगा? दुबई खूबसूरत है कि ईरान खूबसूरत है? दुबई। ईरान खूबसूरत है, ईरान जन्नत है। इस्फहान, उसके बड़े बड़े शहरों में आप जाए, वो जन्नत है। दुनिया भर का टूरिस्ट वहाँ पे आना चाहता है, लेकिन सेक्शंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आपने उनको शिकंजे में घेर दिया तो अब फिर क्या किया आपने? वहाँ दुबई में आपने डेवलपमेंट की, सारी चीज़ें वहाँ बनाई, तो उसका क्या रिजल्ट निकला?
किसी का हक मार के आपने किसी और को दिया। पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्यों डिस्टेबलाइज है? ये पोर्ट हमारी चल पड़े हैं, गवादर की, पसनी और ये सारी, क्या ज़रूरत है बड़े बड़े बहरी जहाज़ों को जो है ना वो दुबई जाके वो रुकते हैं, वो इधर रुकेंगे हमारे पास, वहाँ क्यों जाएंगे? किसको पैसा मिलेगा? पाकिस्तान तो नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि आपको यहाँ पर डिस्टेबलाइज किया हुआ है, आपके पूरे खित्ते को, एक पूरे सूबे को आपको इंगेज किया हुआ उन्होंने। इसी तरह कबायली इलाकों में जहाँ पर मादनी ज़खायर है, ये एक पूरा एक उन्होंने जाल बिछाया हमारे लिए। हमें इसको समझना है, तफरीक से बचना है। वो हमें तकसीम करके अपने काम निकालते हैं, हमें उस तकसीम को तोड़ना है, हमें इत्तेहाद की तरफ जाना है, यकजहती की तरफ जाना है। अच्छा, तो इस तरह अगर हम देखते हैं पाकिस्तान के जो मौजूदा दौर में ताल्लुकात हैं जो बदल रहे हैं ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान और इंडिया के साथ, तो वो इस वक्त की आलमी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, वो इंडिया को तो हमने शिकस्त दे दी है। जो इंडिया का भरम था, बदमाशी थी, वो हमने लास्ट वॉर में जून में, मई में उनको सबक सिखा दिया। और मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह ताला की बड़ी ताईद पाकिस्तान के साथ रही और हमारे जवानों की सलाहियत, काबिलियत और अल्लाह की मदद से ये सारा काम हुआ। इसमें एक चीज़ हमें नज़र आई कि ऐसे हालात में कि दुश्मन जब हम पर हमला आवर था तो हमने देखा कि आवाम, फ़ौज और हुकूमत सब एक थे। कोई भी मुल्क जब ही तरक्की करता है, जब ही पेशरफ्त करता है, आगे बढ़ता है, जब इसके सारे जो इसकी इकाइयाँ हैं वन पेज पर। यानी कि किसी भी मुल्क की जो ताकत है, जो मजबूती है, वो कहाँ है? अवाम में है, उसकी दिफाई फोर्सेस में है, उसकी हुकूमत है। अवाम अगर एक है, उसकी जो दिफाई फ्रंट लाइन है वो भी मजबूत हो जाती है, उसको एतमाद मिलता है। वो मजबूत हो जाए तो हुकूमत मजबूत हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अवाम, फ़ौज और हुकूमत जब एक साथ हों तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपके साथ मुकाबला नहीं कर सकती। वो आपकी बदकिस्मती हो तो एक अलग बात है, वरना कोई आपसे टकराने की ये कोशिश बड़ा अच्छा नुक्ता है क्योंकि नहीं करता है। बड़ा अच्छा नुक्ता है क्योंकि आप देखें कि आपने कहा कि अवाम और अफवाज पाकिस्तान अगर एक साथ हों तब मजबूत बनेंगे। बिल्कुल। हमने देखा कि पिछले साल जब जंग हुई इंडिया के साथ पाकिस्तान की, तो उसमें अवाम के तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला पाकिस्तान आर्मी को। और जो लोग उसके बारे में गलत रवैया रखते थे या नज़रिया रखते थे, उनके भी नज़रियात बदल गए। लेकिन अब जो मौजूदा हालात हैं, इसमें जो हम लोग ये मामलात देख रहे हैं, जो हमने डिस्कस भी किया, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इबहम भी हैं। तो उसके नतीजे में अवाम के अंदर एक डिग्रेशन आई है आर्मी के हवाले से। एक यूँ समझ लें कि जो इज़्ज़त और जो आबरू उन्होंने पहले डेवलप की थी पिछले साल जंग के नतीजे में, वो अब एक तरह से कम हो गई है। इस तरह से मैं देखता हूँ कि अवाम और अफ़वाज का एक तरह से डिफरेंशिएशन पैदा हो रही है आपस में। अब इसको दोबारा रिकवर कैसे करेगी ताकि वो दोबारा मजबूती हासिल कर सके? बहुत अच्छी बात है। देखिए, पहले तो सवाल बहुत अच्छा है। आप ये सोचिए कि जब ये इज़्ज़त और ये इंटेग्रिटी हो गई थी, तो इससे किसको नुकसान था? पाकिस्तान के दुश्मनों को। ऐसा ही है। उन दुश्मनों ने क्या किया? फिर आपकी कौम को लगा दिया एक नए धंधे पे। फिर उनके ज़हनों के ऊपर नेगेटिव, मनफी प्रोपेगेंडा, ये सोशल मीडिया पे सारा किया। बाहर से बैठ के अकाउंट चला रहे हैं सारे लोग, सारे लगे हों, उसमें बह रहे हैं। मैं भी बह जाऊँगा, आप भी बह जाएंगे, कुछ देखेंगे जज्बात में, मैं भी कुछ लिख दूंगा, आप भी लिख देंगे, ये भी लिख देंगे, वो भी। ये ख़तरनाक है। बसीरत के साथ, होशियारी के साथ, ठीक है? दुनिया की कोई भी कमज़ोर फ़ौज, कोई भी दुनिया की कमज़ोर फ़ौज अपने वतन का दिफा नहीं कर सकती। देखें, मुमकिन है मेरे इख्तलाफात हों और होने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मैं कहूँगा कि भाई 100% सारा कुछ ठीक है। इख्तलाफात रखना, इख्तलाफ को बयान करना, ये एक और चीज़ है। इख्तलाफ को ऑर्गेनाइज करना, ये फ़न है कि इख्तलाफ है, लेकिन वतन की सालमियत पे हम एक हैं। मेरा इख्तलाफ है, मेरा बहुत सारी चीज़ों पे मुमकिन है इख्तलाफ हो, आपका भी हो सकता है, ऐसा ही। ठीक है? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुल्हाड़ी लेकर अपनी ही जड़ें काटूँ। ये मैं नहीं कर सकता और ये मुझे करना भी नहीं चाहिए। तो दुश्मन ने जब देखा कि यार ये एक हो रहे हैं, ये दोबारा से मुत्तहिद हो रहे हैं, इनकी तो जान आ गई, जान में जान आ गई, अब क्या करें? फिर उन्होंने हमला किया आपके ऊपर। फिर 1 साल के अंदर उन्होंने, अच्छा, हमला करने का सबसे आसान टारगेट कौन है? जो नौजवान नस्ल है, जिनको जो दिखा दो वो मान लेते हैं। उनको खबर की ना सही का पता है, ना गलत का पता है, ना बैकग्राउंड का पता है, ना तनाजुर का पता है। उन्हें आप एक टुकड़ा निकाल के दे दें किसी चीज़ का और कह दें इस पे लगे रहो, वो शुरू हो जाएंगे। उन्हें कुछ बैकग्राउंड नहीं पता, हिस्ट्री नहीं पता। यानी इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर, पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर सबसे ज़रूरी है कि बैकग्राउंड और हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तब आप कोई सही फैसला ले पाएंगे, सही बात कर पाएंगे। हमारा ये मसला है। इस वजह से हम फिर एक दफ़ा ये वाली मुसीबत का शिकार हैं कि अवाम और हमारे जो डिफेंस लाइन है उसमें एक डिफरेंस आना शुरू हो गए, जो नहीं आना चाहिए। इसे हमें रोकना चाहिए। ये हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि वो रोके, इख्तलाफ रखे, बेशक जो इख्तलाफ है वो रखे। मैं किसी को नहीं कह सकता कि इख्तलाफ ख़त्म कर दो, मैं कैसे कह दूँ? इख्तलाफ रखे, इख्तलाफ अच्छी चीज़ है, लेकिन इख्तलाफ रखने का तरीक़ाकार
सही अपनाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हमारी जो आवाम है ना, वो इन चीज़ों को नहीं समझती कि इख्तिलाफ़ को हल कैसे करें और किस तरीके से वतन की सालमियत के लिए हम लोग एक हो जाएँ। वो असल में जज़्बात के पीछे चलते हैं, ठीक है? हमारे जज़्बात जुड़े थे पाकिस्तान के साथ जब इंडिया के साथ हमारी जंग हुई, तो उस जज़्बात के नतीजे में ही हमने जो है वो ज़्यादा सराहा और उनको मोहब्बत दी और उनकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा किया। अब जब उन्हीं जज़्बात को ठेस पहुँचा इस चीज़ के हवाले से, जब हमने देखा कि वो अमेरिका और उन चीज़ों को जो है वो ज़्यादा सराहते हैं, साथ देते हैं, तो वही जज़्बात ही गालिब आ जाते हैं इंसानों के तौर पे पाकिस्तान के अंदर, तो वो फिर उनको उस तरह से देख रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारी जो अफ़वाज हैं, वो अगर दोबारा इंटीग्रिटी डेवलप करना चाहती हैं पाकिस्तान की अवाम में, तो वो उनके जज़्बात के तौर पे ही देखें कि वो क्या चाहते हैं, हम वो चीज़ क्यों ना कर लें? देखिए, पहली बात यह है कि जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, हुकूमत पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, उस पर आप और मैं या आवाम एक राय तो रख सकते हैं, लेकिन हम उस ताल्लुकात को कट नहीं कर सकते। हम अमेरिका को तस्लीम करते हैं, अमेरिका हमें तस्लीम करता है, हमारी उनके साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है। ठीक है, अमेरिका की पॉलिसियाँ ज़ालिमाना हैं, अमेरिकी हुकूमत की पॉलिसियों से हम मुत्तफ़िक नहीं हैं। पाकिस्तान के 98% 99% लोग भी अमेरिका की पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करते। लेकिन हुकूमत के पास जो मजबूरियाँ हैं, उनकी अपनी कोई परेशानियाँ हैं, मजबूरियाँ हैं, जिसकी वजह से उन्हें उनके साथ वो मिलना भी पड़ता है, बातचीत भी करनी पड़ती है। लेकिन देखें, मैंने कहा ना कि इख्तलाफ हो सकता है। मेरा इख्तलाफ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो 25 करोड़ आवाम के वज़ीर हैं, एटमी मुल्क के वज़ीर आज़म, वो ट्रम्प जैसे आदमी की तारीफ़ें कर रहे हैं जो झूठा है, अहमक है, वही। जो फ़रेबी है। तो ज़ाहिर है कि हमारे जज़्बात तकलीफ़ पाते हैं, हमें दुःख होता है। लेकिन इस दुःख का मतलब ये है कि अब मैं क्या करूँ? मैं पाकिस्तान को काटना शुरू कर दूँ? क्या करना चाहिए मुझे? इस गम और दुःख का सही इज़हार होना चाहिए। एक प्रॉपर वे के अंदर इसका इज़हार होना चाहिए और हुकूमत को भी उसे बर्दाश्त करना चाहिए। एहतजाज हर किसी का हक है। एहतजाज अलग चीज़ है, मुल्क दुश्मनी अलग चीज़ है। हुब्बुल वतनी पे किसी की कोई शक नहीं कर सकता। ये भी एक क्राइटेरिया है। किसी को ये राइट नहीं है कि कोई आगे क्या करे, कहे कि भाई तुम ज़्यादा हुब्बुल वतन हो, मैं कम हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? किसी भी जो भी पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी है भाई, उसकी हुब्बुल वतनी पे शक है। हाँ, मुमकिन है वो किसी नाराज़गी की वजह से बागी हो गया, किसी गलत पॉलिसी की वजह से उसने अपने आप के ऊपर बगावत तारी कर ली है, तो उसे भी समझना चाहिए कि भाई बगावत इसका हल नहीं है, अवेयरनेस इसका हल है। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं अब ये यहाँ पे बात करने का क्या मकसद है कि शहबाज शरीफ के उस रवैये की मजम्मत कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि ये अवेयरनेस है, लोग सुनेंगे, उनको समझ आएगा, हाँ यार ये नहीं करना चाहिए था। मुमकिन है कि खुद शहबाज शरीफ साहब को भी बाद में एहसास हुआ हो कि यार मुझसे तो बड़ी गलती हो गई कि मैं उसको नोबेल पीस के लिए भी 2 दफ़ा कह चुका हूँ, वो तो 70,000 फ़लस्तीनियों का कातिल है, वो तो ईरान का बमबारी का कातिल है, 160 स्कूल की बच्चियों को उसने वो कत्ल कर दिया। ऐसा ही। अब उनको हो सकता है कि एहसास हो रहा हो। लेकिन ये हम तो नहीं जानते। देखें, अब हम, ये तो कोई गैब का इल्म तो नहीं है ना, लेकिन हम भी इसी हुस्न ज़न के ऊपर बात करते हैं। ये तो नहीं कि किसी के घर में जाके हम कहें कि भाई आपके घर के हालात क्या हैं। हम इन्हीं मफरूज़ों के ऊपर ही काम करते हैं। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर अपने अपने पैरों को काटना शुरू कर दें, तो ये तो कोई हल नहीं है। देखिए, मिसाल के तौर पे अगर कोई हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तानी मुसलमान है, वो भी मुसलमानों के लिए दिल रखते हैं, ईरान के लिए रखते हैं, ठीक है? और वो इसराइल के अगेंस्ट हैं, अमेरिका के अगेंस्ट हैं। लेकिन उनके जो हुक्मरान हैं मोदी, वो इसराइल को तस्लीम करते हैं, अमेरिका को तस्लीम करते हैं। लेकिन हुब्बुल वतनी हिंदुस्तान के लिए उनके उनके पास भी मौजूद है, ठीक है? लेकिन हम ये देखते हैं कि जब एक मोदी सरकार है, हुकूमत है, वो अगर इस तरह का स्टैंड लेती है तो पूरे इंडिया को काउंट किया जाता है कि अब पूरा हिंदुस्तान जो है बतौर मुल्क, बतौर स्टेट वो इज़राइल का हामी है। तो अब जो वहाँ पे रहने वाले मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान के अगेंस्ट हो रहे हैं उस तरीके से कि हमारी हुकूमत ये अमल कर रही है। तो कल को अगर पाकिस्तान में भी ऐसा कोई मामला देखने को मिलता है कि वो मुकम्मल तौर पे उनकी हिमायती हो जाते हैं, तो बतौर पाकिस्तानी शहरी मैं चूँकि पाकिस्तानी हूँ, मुझे हुब्बुल वतनी भी है, तो क्या मैं हुब्बुल वतनी के नतीजे में उन तमाम मामलात को एक्सेप्ट कर लूँगा? देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत पहले तो कभी इसराइल के साथ जा नहीं सकती। ये एक नज़रियाती मसला है। कायद-ए-आज़म की बड़ी वाज़ेह लाइन्स हैं, वाज़ेह मौक़िफ़ है। जो भी इसके पास जाएगा आवाम उसे माफ़ नहीं। वो नहीं करेगी, आवाम कभी माफ़ नहीं करेगी। उसे फिर जो आवाम का वो गज़ब है उसे वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेड लाइन है। ये कौमी नज़रिए की रेड लाइन है, हमारे नेशन की रेड लाइन है, पाकिस्तान की रेड लाइन है। और ये ऊपर बैठे हुए जो 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 ओहदेदार हैं, हुकूमती ओहदेदार हैं या वो हैं, उनको पता है कि इसराइल हमारा वो दुश्मन है। इसराइल अफ़गानिस्तान में बैठ के टीटीपी को ऑपरेट कर रहा है, यानी मोसाद को जो ऑपरेट कर रहा है वो इस वक्त, यानी मोसाद टीटीपी को ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रॉ के साथ मिलके। तो पाकिस्तान कैसे इसराइल से दोस्ती कर सकता है? पाकिस्तान कैसे इसराइल को हाथ मिला सकता है? अब जो बोर्ड ऑफ पीस में ये गए हैं, ये बड़ी गलती है। ठीक है, अब इन पे तनकीद हो रही है,
देखें सियासी जमातें भी तनकीद कर रही हैं, मजहबी जमातें भी तनकीद कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपने इदारों को कमज़ोर करें या अपने लोगों को कमज़ोर करें या अपनी जड़ों को खोखला करें। ये कोई तरीका नहीं है। तनकीद है, अवेयरनेस दें। एक काम हुआ है ना, आप उसके बारे में अवेयरनेस है, आप बोलें ये गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ, इसकी ये वजह है, इसलिए गलत हुआ है कि भाई हम एक कातिल के साथ कैसे बैठ जाएं। ऐसा ही है। हमारा वजीर आजम, वो हमारी पहचान है, पाकिस्तान की इज्जत है, वकार है, जो भी है इस वक्त, भले वो जो भी लोग कहते हैं उसके बारे में कि कोई सी भी हुकूमत है, लेकिन बिलाखिर तो वही है। अभी आप क्या करेंगे? अब अगर वो जाके नेतन्याहू के साथ उस बोर्ड ऑफ पीस में बैठ रहा है तो ये जुल्म है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आवाम का ये गम गुस्सा है, और इस गम गुस्से को निकालने का एक तरीका एहतजाज है। इस गम गुस्से को निकालने का ये मतलब नहीं है कि कोई और तरीका कार है, ठीक है, एक सिविलाइज तरीका है, एहतजाज है और जारी रहेगा। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने एक दफ़ा किया ख़त्म, कंटिन्यू है। आज हम बोर्ड ऑफ पीस पे बात कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया बोर्ड ऑफ पीस में गए पाकिस्तान को, हम ये करते रहेंगे तब तक जब तक कि पाकिस्तान वहाँ से विड्रॉ ना हो जाए कभी। ऐसा ही। हम, ये हमारा एहतजाज है, ये हम करेंगे, ये राइट है, ये सिविलाइज एहतजाज है। हम अपनी ज़बान से करेंगे, वो कलम से करेंगे, अपनी आवाज़ से करेंगे, जो मुमकिन होगा वो करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए करेंगे, पाकिस्तान को आगे रख के करेंगे। पाकिस्तान को पीछे फेंक के खुदा ना खास्ता फिर हम ये करें, फिर नहीं हो सकता। ऐसा ही है। अभी जैसे सऊदी अरब की अगर हम बात करते हैं तो सऊदी अरब का जो मौक़िफ़ है वो आप देखें कि वो ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता, ठीक है? लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो सिक्योरिटी है वो उस मामले में अमेरिका पर इन्हिसार करता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सऊदी अरब की इस बैलेंसिंग पॉलिसी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो इसराइल बना था 1948 में, जब बनाया गया था, बरतानिया और अमेरिका ने मिल के बनाया था, फ्रांस भी था। बनाने की एक बड़ी वजह ये थी कि इस खित्ते के जितने भी अरब हैं, इनको डरा के रखना है, इनको धमका के रखना है कि ये बैठा हुआ है भाई बब्बर शेर, ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और उसने किया। 1967 की जंग से फिर 1973 की जंग, 1978 में लबनान पे हमला, 1978 में कैंप डेविड का मुआहिदा, ये सारी चीज़ें उन्होंने करके दिखाई। कहा कि भाई अरबो, ये है तो तुम हो, इसको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अब क्या हो रहा है? जिसके आसरे पे उन्होंने उसको बिठाया हुआ था, अब तो वो खुद ही, उसकी अपनी सिक्योरिटी फारिग हो गई है। यानी इसराइल खुद अभी जेर सवाल हो गया है, उसके लोग खुद परेशान हैं, वहाँ पे काबिज इसराइल के लोग सेहूनी परेशान हैं। तो सऊदी अरब की भी सिक्योरिटी जो है, उसे अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि भाई ये इसराइल तो अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकता, ये अमेरिका तो इसराइल को नहीं ये बचा पा रहा एक ईरान से, दो चार ईरान और बन जाए अगर इस तरह के ममालिक, ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या बनेगा? तो ये तो सऊदी अरब अब रियलाइज़ कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर जो होगा बड़ा ब्राइट होगा, और ख़ित्ते की अरब और ज़ैर अरब रियासतें आपस में बैठेंगी कोऑपरेशन की बुनियाद पर, ताउन की बुनियाद पर, और एक दूसरे की सलाहियतों से इस्तिफ़ादे की बुनियाद पर। ये वो विज़न है जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई ने पेश किया था कि ख़ित्ते की मुसलमान रियासतें बाहमी ताउन को फ़रोग़ दें, यकजहती को फ़रोग़ दें, एक दूसरे की सलाहियतों से इस्तिफ़ादा करें। किसी के पास टेक्नोलॉजी है वो दूसरे के साथ शेयर करे, किसी के पास कोई एटम, कोई भी चीज़ है, मसलन साइंस है, जो भी चीज़ है, वो अपनी अपनी सलाहियतें एक दूसरे के साथ जब शेयर करेंगे तो जिसके पास कमी है उसकी कमी पूरी हो जाएगी, जिसके पास ज़्यादा है वो दूसरों के काम आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आयतुल्लाह ख़ामनेई का है। ये जंग जब भी ख़त्म हुई, आप यकीन रखिए कि ये जंग इसी नताइज पर ख़त्म होगी कि ये ख़ित्ता ये आपस में ये मुंजस्म हो जाएगा, मुत्तहिद हो जाएगा, और इस कोऑपरेशन की बुनियाद पे आगे बढ़ेगा कि सऊदी अरब भी इंशाल्लाह अमेरिका से अपनी सिक्योरिटी लेने की बजाय वो इस पे गौर करेगा कि हम अपनी सिक्योरिटी बनाएं, हम एक दूसरे की हिफाजत खुद करें। इसी तनाज़ुर में जैसे कि हमने रिसेंटली देखा कि ईरान ने जो है वो अपनाए हॉर्मुज़ को जो है वो बंद कर दिया। इस बंदिश के नतीजे में जो आलमी सतह पर मईशत पे नुकसान आया है और तेल की कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ है, तो इस पर मैं समझता हूँ कि अमेरिका को तो एक बहुत बड़ा धचका लगा है। तो इस हवाले से अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं इससे निपटने के लिए? फ़िलहाल तो अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, जंग जो अमेरिका ने शुरू की थी, ईरान में रिजीम चेंज, ईरान के टुकड़े करना, ईरान के अंदर जो है वो तेल और गैस के ज़खायर पे वो कब्ज़ा करना, वो जंग के सारे मकासद सिमट कर कहाँ पर आ गए हैं? वो इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर आ गए हैं कि अब अमेरिका भीख मांग रहा है, कह रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ खुलवा दो, यूरोप को कह रहा है खुलवा दो, ये अरब ममालिक को कह रहा है खुलवा दो, सबको कह रहा है भाई खुलवा दो। उसका जो सबसे जो इस वक्त जो मेन फोकस है आबनाए हुर्मुज़ है। क्यों? उसे पता है कि अब ये तेल की तरसील अगर मुतासिर होगी तो सारा प्रेशर मेरे ऊपर अमेरिका पे आएगा। तो उसके अहदाफ तो खुद ही सिमट के बहुत छोटे अहदाफ के अंदर आ गए, और ईरान इस पोजीशन में है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को एक तवील मुद्दत तक वो बंद कर सकता है, और उसने कहा है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये आबनाएँ खुली हुई है, वो जब चाहें यहाँ से वो गुज़र सकते हैं। और अब तो मेरे पास जो खबरें आ रही हैं वो तो टैक्स भी उन्होंने लगा दिया है कि वहाँ पर वो आबनाए से गुज़रने वाले जहाज़ों से टूल टैक्स लिया जाएगा।
जैसे नहर सुइज़ में लिया जाता है, वो और जगहों पे लिया जाता है। तो अब उन्होंने कहा है कि हम ये टैक्स भी लेंगे और इस टैक्स से ज़ाहिर है कि ईरान को फ़ायदा होगा। ये तो अमेरिका के लिए और वो सरदर्द हो गया। अमेरिका चाहता है कि जो है वो ये खुल जाए और अभी वो पाकिस्तान को आपको लगता है कि वो इस्तेमाल कर रहा है इस चीज़ के लिए कि वो पाकिस्तान इस जंग की बंदिश का एक कलीदी किरदार अदा कर सके? क्योंकि अभी इसलिए पता चला है कि पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका की जानिब से जो 15 नुकाती अमन मुआहदा था, जो मनसूबा था, वो ईरान पहुँचाया गया पाकिस्तान की जानिब से। देखिए ये सब हवाई बातें हैं, सोशल मीडिया की बातें हैं। कोई ऐसा मुआहदा नहीं आया, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, ना डायरेक्ट कोई मुज़ाकरात हुए अब तक, ना इनडायरेक्ट हुए हैं। ये खबरें हैं और ख़बरों की हद तक है, सोशल मीडिया की खबरें हैं, इसमें कहीं सदाकत नहीं है। ईरान के आला ज़राए ने अब तक, जब तक हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कोई टॉक्स नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है टॉक्स का, ना इनडायरेक्ट ना डायरेक्ट। तो ये 15 नुकाती और ये फलाना नुकाती, तो ये कुछ तुक ही नहीं बनता, ये झूठ है। दूसरी बात है कि हाँ, ये बात ज़रूर हो रही है कि ये गौर किया जा रहा है। कुछ मुसलमान दोस्त ममालिक ने ईरान को अमेरिका के पैगामात पहुँचाए हैं कि भाई जंग बंद करनी है, यूँ करना फलाना। तो ईरान ने कहा जंग इस तरह बंद नहीं होगी। नहीं होगी, ये हमारे 5 नुकाती एजेंडा है, इस पे जो आएगा तो जंग बंद हो। पहला क्या है, फौरी जंग बंदी करो। दूसरा है बहुत सादा सा, यहाँ से अपनी फ़ौजें निकालो। तीसरा है कि जंग का हर्जाना भरो। चौथा है कि जो फ़लस्तीनी मुज़ाहमत हमास, हिज़्बुल्लाह और यमन और सारे इनके ख़िलाफ़ आपने जंग छेड़, ये बंद करो। ठीक है, पाँचवा है कि आप इस जंग का हर्जाना भरो, जो नुकसान आपने किया वो करो। नहीं सॉरी, पाँचवा ये है कि आइंदा ऐसी कोई जंग आप ईरान के ऊपर मुसल्लत नहीं करेंगे जो अभी की आपने, इसकी कोई इंटरनेशनल गारंटी हो। अब मुझे बताएं गारंटी कौन देगा? चले पाकिस्तान दे दे गारंटी, तो क्या ये अमेरिका काबिल एतमाद है? अगर अमेरिका 2 दिन बाद फिर हमला कर दे तो पाकिस्तान की गारंटी कहाँ जाएगी? तो ये भी डिस्कस हो रहा है कि इस्लामाबाद में कोई होनी चाहिए इनडायरेक्ट टॉक्स, ये वो, लेकिन फाइनल कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो ये मुझे नहीं लगता है कि आइंदा कोई मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। चलें अगर ना भी हो लेकिन पाकिस्तान का किरदार आपको नहीं लगता बड़ा अहम आया है कि बिल्कुल अहम है, पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है और पाकिस्तान इस वक्त समझ लें कि एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि जहां वो चीज़ों को लीड कर सकता है, चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन उसमें मुश्किलात भी हैं, परेशानियां भी हैं। फिर वही बात है, कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, आवाम, फ़ौज, हुकूमत को एक पेज पे आना पड़ेगा, तो ये काम होगा। आवाम अलग हो, फ़ौज अलग हो, हुकूमत अलग हो, तो नहीं होगा। ये फार्मूला है। तो पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है। मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि हमारा वतन, हमारा पाकिस्तान, हमारा वतन अजीज़ इस रोल को प्ले करे और दुनिया में एक कायदाना पोजीशन हासिल करे। जो इज़्ज़त हमें मई में हासिल हुई थी, उस इज़्ज़त और वक़ार में डबल ट्रिपल उसमें इजाफ़ा हो। ये हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है, बाइस शरफ़ है कि पाकिस्तानियों का सर ऊँचा होगा। बिल्कुल। अब जैसे पाकिस्तान का ईरान के साथ एक ऐसा ताल्लुक है कि वो उसका हमसाया मुल्क है, ठीक है? और अमेरिका जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा तिजारती पार्टनर है। लेकिन चूँकि इस जंग की वजह से और वैसे भी अमेरिका की जानिब से जो ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हैं, जो सैंक्शंस हैं, उसके नतीजे में जो पाकिस्तान के और ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन का जो मामला है, जो मंसूबा है, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है आगे? देखिए, बिलाखिर जंग जब बंद होगी इंशाअल्लाह कि वो, और मुझे यकीन है कि, और ये उम्मीद है मेरी, अल्लाह ताला से भी दुआ है कि ये ईरान के इन मुतालबात के साथ ही बंद होगी कि पाबंदियाँ हटेंगी, और पाबंदियाँ जब हटेंगी तो पाकिस्तान के लिए भी रास्ता खुलेगा। पाकिस्तान गैस भी लेगा, तेल भी लेगा। अमेरिका से भी हमारी तिजारत चलती रहेगी। पाकिस्तान को पता है कि किस वक्त किसके साथ क्या ताल्लुकात मैनेज करने हैं। पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि, मतलब अभी तक आप देखिए, अमेरिका से भी दोस्ती है, चीन से भी दोस्ती है। तो अगर कोई ऐसी कोई मसाइल होते हमारे, तो फिर हम या तो चीन के साथ होते या अमेरिका के साथ होते। तो यहाँ भी वही फार्मूला है कि हम ईरान के साथ भी अपनी तिजारत जारी रखें, कि ईरान को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिलाखिर हमारा उनके साथ सैकड़ों किलोमीटर का बॉर्डर है। ना सिर्फ बॉर्डर है, हमारा वो कल्चर है उनके साथ, हमारी रिलीजियस एफिलिएशन है उनके साथ, हमारी और बहुत सारी चीज़ें, सिमिलैरिटीज़ हैं उनके साथ। हम इग्नोर तो नहीं कर सकते कि अमेरिका तो पता नहीं कहाँ पर है, ये तो हमारे घर के पास है, दरवाजे पर है। तो हम ये तिजारत भी रखेंगे, कारोबार भी रखेंगे ईरान के साथ, और जो अमेरिका के साथ हुकूमत ने ताल्लुकात रखे हैं वो भले रखे। वो वक्त के साथ साथ जब आपकी ज़रूरियात देखें पूरी होने लग जाएंगी खित्ते में, आप एक ऐसी पोजीशन पे आएंगे, तो कभी ना कभी अल्लाह ने चाहा तो ऐसा वक्त भी अल्लाह दिखाएगा कि पाकिस्तान अमेरिका के चुंगल से आज़ाद हो जाएगा, एक आज़ाद खुद मुख्तार पॉलिसी बनाएगा। ठीक है ना, अमेरिका की उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होने देगा। फिर ये वक्त आएगा, ये इसी तरह आएगा कि ये उसी वक्त की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि पावर शिफ्टिंग है जो वेस्ट से ईस्ट आ रही है। जब ये शिफ्टिंग होगी, कंप्लीट होगी, चीज़ें मैच्योर हो जाएंगी, तो फिर ये सारी चीज़ें होंगी। और बिलफर्ज़ अगर ये पावर शिफ्ट हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इन दोनों में से किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बिल्कुल, बन जाएगा? पाकिस्तान, जाहिर है कि पाकिस्तान वहाँ खड़ा होगा जहाँ पर ब्रिक्स होगा। ठीक है, ब्रिक्स क्या है? उसमें देखें आप, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, ये सारे हैं ना। तो पाकिस्तान की भी वही जगह बनेगी।
इस तरह के और फोरम्स बनेंगे और चीज़ें बनेंगी। इसमें बहुत से और मुल्क अभी जा रहे हैं। वो यमन जो गरीब तरीन मुल्क है वो इसके अंदर पहुंचा हुआ है, वो ब्रिक्स पे काम कर रहा है। तो ब्रिक्स अगला फ्यूचर है। ग्लोबल साउथ की दुनिया है ये। दुनिया में जो बात हो रही है ग्लोबल साउथ की बात हो रही है। अमेरिका नहीं है उस दुनिया में, ग्लोबल साउथ में अमेरिका नहीं आता। तो ये होना है, देर से होगा सवेर से होगा, टूट फूट के बाद होगा, नुकसान के बाद होगा। ये तबाही है, जंग है, और जंग के नताइज ऐसे ही होंगे, क्योंकि नई दुनिया तो बननी है। वो नई दुनिया अब वो वाली नहीं बनेगी जो पिछली जंगों में अमेरिका की फेवर में बनी है। नई दुनिया वो बनेगी जो ईस्ट के फायदे में होगी। तो इस पे पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रख पाएगा? बिल्कुल रखेगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान की। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे साबिर साहब, और इन्होंने हमें बहुत ही कीमती मालूमात से मुस्तफ़ीद किया कि मौजूदा दौर में जो हालात चल रहे हैं, और उन तमाम उबहाम को भी दुरुस्त किया जो हम लोग सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, और जज्बाती होकर जो हम लोग चीज़ें मान बैठ लेते हैं, और उसके नतीजे में जो फ़िरकावारियत मुल्क में आ रही है, जो इंतशार फैल रहा है, उन तमाम चीज़ों पर हमने एक मुख्तसरन डिस्कशन की जनाब के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने अहबाब के साथ शेयर करें, उनको भेजें, ताकि इन मालूमात से वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें। और द क्रीसेंट पर्सपेक्टिव को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।